नैना को ब्रह्मयंत्र का पता तो नहीं मिला था, लेकिन उसके 1 महीने की कठोर तपस्या रंग लाई थी। नैना अब एक महायोद्धा बन चुकी थी और इसी के साथ उसे कई तरह की शक्तियां भी मिली थी। उधर आर्यमान से बार बार भविष्य की जरूरत के बारे में सुन नैना ने आर्यमान से आखिर इसे लेकर सवाल कर ही दिया था। नैना के सवाल को सुन आर्यमान चुप था। आर्यमान को चुप खड़ा देख नैना उससे दोबारा कहती है, बताओ ना आर्यमान, मुझे भविष्य की किस जरूरत के लिए तैयार रहना है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? नैना का सवाल सुन रहा आर्यमान बिल्कुल शांत भाव से खड़ा था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो नैना से कहता है, नैना, हर चीज जानने का एक वक्त होता है। तुम्हारे लिए अभी इस बारे में जानने का सही वक्त नहीं आया है। तुम सही वक्त का इंतजार करो, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। आर्यमान के इस जवाब से नैना संतुष्ट नहीं थी। वो आर्यमान से कहती है, कब आर्यमान, आखिर कब? मुझे तुम इसके बारे में कब बताओगे? मुझे भी तो इस बारे में जानकर पहले से तैयारी करने का हक है ना? नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, धरती की दूसरी तरफ हिमालय के उस पार स्थित कौशल राज्य में जाकर पहले तुम अपना बदला पूरा करो। जिस दिन तुम्हारा वहां का बदला पूरा हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हें इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना चुपचाप खड़ी थी। वो आर्यमान से कहती है, करते तो तुम वही हो जो तुम्हारा मन चाहता है, ठीक है? तुम्हें जब बताना होगा ना तब बताना। वैसे अब हम नीचे की ओर चलते हैं, हमारे सैनिक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नैना की बातों से आर्यमान भी सहमत था और दोनों अब वापस अपनी गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। नैना के अग्नि सैन्य बल के सभी सैनिक पिछले 1 महीने से उसका यही इंतजार कर रहे थे। नैना और आर्यमान के वापस लौट कर आने के साथ ही उस पूरी गुफा में खुशियों की लहर फैल जाती है। नैना और आर्यमान के सम्मान में उसके सारे सैनिक अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। नैना का अग्नि सैन्य बल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनका अनुशासन देखने लायक था। अपने साथियों को इस तरह जमीन पर झुका देख नैना उन्हें सम्मान पूर्वक तरीके से उठाती है। तभी नैना का सेनापति आदिबाहु आगे आता है। हमारी संचालिका के चरणों में प्रणाम। आपके जाने के बाद विगत 1 महीने से हम यहीं हैं और हमारा प्रशिक्षण लगातार चल रहा है। वैसे आपके आदेश पर हम किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आदिबाहु की बातों को सुन नैना आगे आते हुए कहती है, मेरे सैन्य बल में शामिल होने और मेरे लिए किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के आपके इस जज्बे ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके होते हुए मैं कोई भी युद्ध नहीं हारूंगी। मेरा साथ देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। नैना का अग्नि सैन्य बल अभी पूरी दुनिया के सामने तो नहीं आया था, लेकिन उसके योद्धा नैना के लिए युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। नैना भी इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी। नैना की बातों को सुन आदिबाहु कहता है, आपने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया है मालकिन। आपके लिए तो हम ऐसे ही हंसते हंसते जान दे देंगे। बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? आदिबाहु की बातों को सुन नैना उसकी ओर देखते हुए कहती है, सबसे पहली बात आदिबाहु, तुम सब मुझे किसी भी हाल में मालकिन नहीं कहोगे। और दूसरी बात, अभी तुम्हारे लिए मेरे पास सिर्फ एक ही काम है और वो है अभ्यास। इसलिए अपने अभ्यास में लगे रहो। नैना अभी कोई भी युद्ध अपने सैनिकों की सहायता से लड़ने के पक्ष में नहीं थी। उसकी इस बात को सुन आदिबाहु उससे कहता है, लेकिन हमारा प्रशिक्षण तो पूरा हो गया है। अब हम हर तरह की जिम्मेदारियों और किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। फिर आप हमें अभी और अभ्यास करने के लिए क्यों कह रही हैं? आदिबाहु और अग्नि सैन्य बल के बाकी योद्धा अब रुकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और उनका मानना था कि वो युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। इन योद्धाओं की मनोभावनाओं को नैना भी समझ रही थी। वो आदिबाहु से कहती है, हमारी संख्या बहुत कम है आदिबाहु। मैं नहीं चाहती हूं हम में से किसी की भी जान जाए, इसलिए आप सभी का अभी और प्रशिक्षण लेना जरूरी है। हमारे इस बल के हर सदस्य को हम इतना घातक बनाना है ना कि हम किसी की भी जान ले सके। इसलिए तुम सब प्रशिक्षण हासिल करते रहो। तुम्हें लगातार अपनी ताकत और युद्ध कौशल को बेहतर बनाना है। तुम सब यहीं रुको और अपने अभ्यास पर ध्यान दो। मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। नैना की बातों को सुन आदिबाहु उससे कहता है, हम प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए कहां जाने वाले हैं? क्या ये सब हमें यहीं करना है या किसी और जगह पर रुकना है? आदिबाहु की बातों को सुन नैना आर्यमान से बेहद ही धीमे स्वर में पूछती है, इनके प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए ये जगह कैसी रहेगी? क्या हम इन्हें यहां पर ही छोड़ दें? नैना की बातों को सुन आर्यमान उसे पूरे गुफा की बनावट दिखाता है। बेहद ही ऊंची और बड़ी उस गुफा में एक और नदियां बहती थी तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। इसके साथ ही वहां पहाड़ों की चट्टान से लेकर रेत तक मौजूद थी। अपने आसपास की पूरी परिस्थिति को देखने के बाद आर्यमान नैना से कहता है, यह जगह इनके प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल सही है नैना। यहाँ पर इन्हें हर तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी और प्रशिक्षण के लिए प्राकृतिक माहौल भी मिलेगा। आर्यमान से इतना सुन अब नैना के लिए रास्ता साफ हो चुका था। वह आदिबाहु से कहती है, तुम सब यहीं रुककर अभ्यास करो और प्रशिक्षण में हिस्सा लो। इतना कह नैना आर्यमान की ओर मुड़ती है और उससे कहती है, आर्यमान, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं पिछले 1 महीने से गायब हूँ। मुझे अब शाही दवाखाने की बेहद ही चिंता हो रही है कि इन्होंने शाही दवाखाने को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। मैं ध्यान में थी तो मुझे इसका ख्याल नहीं आ रहा था, लेकिन अब जब से मैं जागी हूं मुझे बेहद ही चिंता हो रही है। नैना की बातों को सुन आर्यमान उससे कहता है, ठीक है नैना, हम चलते हैं। तुम्हारी इस दुविधा का भी समाधान होना जरूरी है। आर्यमान की बातों को सुनने के बाद नैना अपने योद्धाओं की ओर देखते हुए कहती है, आप सब अभ्यास कीजिए और युद्ध की तैयारियों को जारी रखिए। आप सब मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं और मेरे लिए किसी गुप्त खजाने से कम नहीं है। आपका हमला इतना घातक होना चाहिए कि एक बार युद्ध के बाद कोई आपसे दूसरी बार लड़ने के बारे में भी ना सोचे। जाइए
और अपने प्रशिक्षण को जारी रखिए। अपने योद्धाओं को समझाने के बाद नैना वहां से आर्यमान के साथ निकल जाती है। नैना को अब वापस उसी सुरंग वाली जगह पर जाना था और जिससे फिर वो शाही दवाखाने के भीतर पहुंच जाती। अपने सैनिकों को अलविदा कहकर निकलने के बाद नैना और आर्यमान उस जगह की ओर बढ़ जाते हैं। नैना और आर्यमान शाही दवाखाने की ओर बढ़ रहे थे तो उधर दूसरी ओर देववर्मन भी चैन की सांस नहीं ले रहा था। देव ने आज राजदरबार में अपने महामंत्री और सेनापति के ऊपर सबके सामने सवाल खड़ा कर दिया था। देव के इस व्यवहार को देख उसकी बड़ी बहन हेमा उससे कहती है, यह क्या व्यवहार है देव? तुम इस तरह से इन सभी की बेइज्जती क्यों कर रहे थे? अपनी बड़ी बहन की बातों को सुन देव उससे कहता है, आप अभी उन्हें नहीं जानती हैं दीदी। वो सभी मनी मन से नैना का समर्थन कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे उनकी वफादारी को लेकर कुछ सवाल ही तो किए हैं। देववर्मन का गुस्सा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी बातों को सुन हेमा उससे कहती है, ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे ना तो ये राज्य भी नहीं बचेगा। वैसे अगर तुम्हें उन सभी पर भरोसा नहीं तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। हेमा से इतना सुन देववर्मन कहता है, क्या है दीदी बताइए। अपने छोटे भाई देववर्मन की इस हालत को देख हेमा को काफी गुस्सा आ रहा था। वो देव से कहती है, अपनी सेना से सीधे खुद को जोड़ो देव। सेनापति तो उन्हें रहने दो, लेकिन बाकी सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने आदमियों को नियुक्त करो। इससे सेना का नियंत्रण तुम्हारे पास रहेगा और कोई भी तुमसे कभी सत्ता नहीं छीन सकेगा। अपनी बहन की ये बातें सुन देव शांत बैठा था। तभी हेमा उससे कहती है, नैना से संबंधित कोई नई जानकारी सामने आई है क्या? अपनी बहन के सवाल को सुन देव उससे कहता है, नहीं, हमारी पूरी सेना उसे खोज रही है। वो जहां भी दिखेगी उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देव की बातों को सुन उसकी बहन उससे कहती है, शाही दवाखाने के भीतर अपने किसी आदमी को भेजो देव, वो वहां की सारी खबरें हम तक पहुंचाएगा। अगर हमें नैना को पकड़ना है तो पहले शाही दवाखाने को कमजोर करना होगा। एक बार नैना हमारे कब्जे में आ जाए फिर हम उस शाही दवाखाने को बर्बाद कर देंगे। तुम किसी भी तरह से अपने आदमी को शाही दवाखाने के भीतर भेजो। अपनी बहन की यह सलाह देव को भी सही लगती है। वो हेमा से कहता है, ठीक है दीदी, मैं अपने कुछ वफादारों को शाही दवाखाने के भीतर भेजता हूँ। दादाजी की मौत का बदला तो मैं जरूर लूंगा। इतना कह देव बिना बैसाखियों के चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो गिर पड़ता है। देव के गिरते ही हेमा उसे उठाती है, अभी तुम नहीं चल पाओगे भाई, क्यों तुम इस तरह बार बार खुद को कष्ट दे रहे हो? अपनी बहन की बातों को सुन देव बिल्कुल चुप था। वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। उधर गुफा से निकलने के बाद आर्यमान और नैना शाही दवाखाने के भीतर जाने वाली सुरंग की ओर बढ़ रहे थे। वो सुरंग के पास पहुंचने वाले थे तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। उन आवाजों को सुन आर्यमान और नैना तुरंत अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। आर्यमान अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए कहता है, कौन है वहां? आर्यमान की बातों को सुन उस पेड़ के पीछे से आवाज आती है, हथियार नीचे कर लो नैना और आर्यमान, मैं अशोक हूं। इतना क्या अशोक उस पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। अशोक को वहां देख नैना और आर्यमान को समझने में समय नहीं लगता है कि रामू ने इसे क्यों यहां भेज दिया है। अशोक को देख आर्यमान उससे कहता है, चलो अब हम वापस जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अशोक से आर्यमान ने साथ में चलने को तो कहा था, लेकिन नैना उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। नैना के इस व्यवहार को देख आर्यमान को थोड़ा अजीब लगता है। वो नैना से कहता है, क्या हुआ नैना, तुम अशोक के साथ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? पहले तो तुम मेरी बात नहीं मानती थी, अब क्या हो गया? आर्यमान के इस सवाल को सुन नैना अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है। नैना को इस तरह बैठते देख आर्यमान और अशोक दोनों उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या अशोक के साथ हुई उस घटना की सच्चाई आर्यमान को बता देगी नैना? अब अपने दादा की मृत्यु का बदला लेने के लिए अब आगे क्या करेगा देववर्मन?